Okay, welcome to this second part of the infrared spectroscopy। तो पिछले पार्ट में लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो काम करता है। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम तो पिछली बार बना लिया गया था, थोड़ा सा उसको मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक बीम स्प्लिटर होता है, उसके बाद एक मिरर यहाँ पर होता है जिसको हम मूवेबल मिरर कहेंगे। तो ये अपनी पोजीशन पर आगे पीछे मूव कर सकता है। देन उतनी ही डिस्टेंस पर, जो ये डिस्टेंस है, इतनी ही डिस्टेंस पर एक दूसरा मिरर होता है जिसकी पोजीशन फिक्स होती है। तो ये मूवेबल मिरर है, ये फिक्स मिरर है। और यहाँ से हमारे पास सोर्स होता है। अब सोर्स में हम लेज़र भी ले सकते हैं या वैरायटी ऑफ वेवलेंथ वाली वेव भी ले सकते हैं। इंफ्रारेड वेव सोर्स ले रहे हैं, चूँकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इंफ्रारेड ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो बीम स्प्लिटर है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी भी रेडिएशन गिरेगा उसका ये 50% इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में उसको ब्रेक कर देगा और बाकी का जो 50% है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली जाएगी। वेव फॉर्म में अगर हम बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वेव यहाँ से गई और दूसरी वेव इस तरह से यहाँ से गई। डिस्टेंस सेम है तो सेम तरीके से दोनों लौट के आएंगी। इस हिस्से में मान लो यहाँ से लाइट गई, कुछ हिस्सा इधर चला गया और कुछ जो होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ से लाइट जो गई थी वापस आएगी तो वो भी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ इसको ट्रांसमिट कर जाएगी। और इसके बाद ये सब कुछ हमारे पास एक टेलीस्कोप में या डिटेक्टर में चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में इस रास्ते पे यहाँ पर हम अपना सैंपल रख सकते हैं। तो जो हमें जिस मॉलिक्यूल की एनालिसिस करनी है इंफ्रारेड के थ्रू, उस सैंपल को हम यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये इसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर कहते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जहाँ पर एक बीम स्प्लिटर है। अब यहाँ पर वो पाथ को कंपनसेट करने के लिए वो सब प्लेटें नहीं लगाई गई हैं, जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम हम लोग बात कर रहे हैं। देखो भाई ऐसा है कि इसके पीछे इंटरफेरेंस की थ्योरी काम करेगी। थोड़ा सा हम इंटरफेरेंस की थ्योरी के बारे में जानने, तो इंटरफेरेंस की थ्योरी ये कहती है कि ये जो दो वेव आपस में इंटरफेयर करने वाली हैं, वेव नंबर 1 है 2 है, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस किस तरह का होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है इसके बीच में अगर n लैम्डा का है, यानी कि दोनों वेव 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से n लैम्डा के पाथ डिफरेंस पर है, देन आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स तो आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर असल में ब्राइट फ्रिंजें बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, जिसका मतलब होता है वहाँ पर डार्क फ्रिंजें बनती हैं। लाइट के इस रिस्पेक्ट में बात करें, मोनोक्रोमैटिक लाइट की, ऑप्टिक्स की थ्योरी को बता रहे हैं। या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, तो अगर इंटेंसिटी के टर्म में कहें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मिनिमम इंटेंसिटी इन अप्रोप्रिएट कंडीशन वो मिनिमम इंटेंसिटी 0 भी हो सकती है। तो डार्क फ्रिंज का मतलब है 0 इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज का मतलब है जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के हिसाब से। अब क्या होगा, अगर हम अब इस इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं कि जिस समय ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तो इस मिरर को अपनी जगह से हम स्कैन कराते हैं। स्कैन का मतलब है कि ये मिरर अपनी जगह पर इस तरह से मूव करता रहता है। तो सोच लो, इसको जरा समझो ऐसे कि मान लो कि शुरुआत में एक पोजीशन ये है, ठीक है, ये शुरुआती पोजीशन है, तो इसको हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन। तो लाइट यहाँ से जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर लाइट यहाँ से लौट जा रही है। उसके बाद अब मान लो कि ये जो पूरा मिरर था, मिरर M1, ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया। स्कैनिंग हो रही है तो मिरर अपनी पोजीशन पर इस तरह से आगे पीछे मूव कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4, यानी इस पोजीशन से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है मिरर ने वो लैम्डा बाई 4 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो वेव पहले यहीं से लौट जा रही थी अब उसे इतना डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस जाने में और फिर लौट के वहां से रिफ्लेक्ट होकर के भी आने में लैम्डा बाई 4 का डिफरेंस ये पाएगा।
तो ये तो है हमारा मिरर का डिस्प्लेसमेंट। मिरर का डिस्प्लेसमेंट, तो मिरर का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आपने किया डेल्टा, तो वहां पर पाथ डिफरेंस कितने का इंट्रोड्यूस हुआ, पाथ डिफरेंस के लिए एक बार वेव गई λ/4 और फिर लौट के आई λ/4, यानी कि ये हो जाएगा 2 टाइम λ/4। λ/4 अगर हम डेल्टा कह रहे हैं तो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2 टाइम डेल्टा। तो आप जब अपने मिरर को इस मीन पोजीशन के अबाउट स्कैन करेंगे, यानी इसको आगे पीछे मूव कराएंगे, तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उस हिसाब से हमारे पास एक पाथ डिफरेंस वहां पर इंट्रोड्यूस होगा। अब जब ये पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा तो जब जब ये पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच में λ/2 के हिसाब से पाथ डिफरेंस डालेगा, तब तब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी। और जब जब ये पाथ डिफरेंस इस डेल्टा के हिसाब से लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा इस तरह का पाथ डिफरेंस डालेगा, वहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी। सबसे आइडियल तो ये होना चाहिए कि दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो वो जीरो हो, तो जीरो पाथ डिफरेंस, जिसको हम नाम देंगे जीरो पाथ डिफरेंस कंडीशन, ZPD कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली इस तरह से एक इंटरफेरेंस बनेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ये कि एक बार सैंपल का ये जो बॉक्स है, जैसे मान लीजिए आपने सैंपल को रखोगे, सैंपल आपके पास है, मान लो कि कुछ पॉलीएस्टरीन या ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखने के लिए हमारे पास एक सैंपल केज होगा। कुछ तो हम लेंगे, चाहे हम कोई टेस्ट ट्यूब जैसा लें, कोई कांच का, कुछ भी, एनीथिंग जो भी हम लेना चाहें। तो हम क्या करेंगे, एक बार उसके अंदर वो सैंपल नहीं डालेंगे, मतलब हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, मान लो एसिटिलीन या कुछ भी ऐसा ले रहे हैं, तो उसको हम इसमें नहीं भरेंगे, सिर्फ हम उस केज को यहाँ रखेंगे और अपना इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे। अगले स्टेज में क्या करेंगे, अगले स्टेज में हम इसके अंदर वो सैंपल डाल देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि सैंपल के डालने के बाद और सैंपल के डालने से पहले हमारे इंटरफेरेंस में किस तरह का बदलाव हुआ, और उसी बदलाव से हमको फिर उस सैंपल के अंदर की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी को पता करने का मौका मिलेगा। तो जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं उसको हम इंटरफेरोग्राम कहते हैं। मतलब आप समझ लो कि इंटरफेरेंस को पढ़ने का एक जो मेथड होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम कहें कि एक ड्रॉ करते हैं इंटरफेरोग्राम, तो इंटरफेरोग्राम में आप मान सकते हो कि ये इंटेंसिटी है और ये जो हिस्सा है ये पाथ डिफरेंस है। तो जनरली ये पाथ डिफरेंस जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो जब हम इसका इंटरफेरोग्राम बनाते देखते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। देखिए जैसे इसको हम बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का, ये यहाँ टच नहीं कर रहा, इस तरह का। तो ये हमारा यहाँ से आउटपुट निकल के आता है, इंटरफेरोग्राम जो होगा। तो सैंपल, विदाउट सैंपल, विद सैंपल, जब हम इंटरफेरोग्राम बनाते हैं तो इस तरह का बनता है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो ZPD को दिखा रहा है कि जब पाथ डिफरेंस जीरो था, पाथ डिफरेंस की ये ZPD कंडीशन को दिखाएगा। और फिर इंटेंसिटी है, आप देख रहे हो कि जीरो पाथ डिफरेंस होगा तो बिल्कुल बेहतरीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और फिर जैसे जैसे पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी जो मैक्सिमम कंडीशन है वो मिनिमम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो इनको विंग्स कहते हैं। अब देखो ऐसा है कि यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ क्या बदलाव हुआ, हम कैसे जाने, तो इसको तो हम नहीं एनालिसिस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जब इंटरफेरोग्राम मिल जाता है तो आज की डेट में पास सॉफ्टवेयर्स हैं इस तरह के, जैसे फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक सॉफ्टवेयर है। तो आज की जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इनबिल्ट रहता है। तो वो इंटरफेरोग्राम को निकालते हैं जो भी आप सैंपल का ले रहे हैं, देन डायरेक्टली उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे सामने लाते हैं। तो हम इसका जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं या फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, सिंपली हम टेक्निकल भाषा में ना जाएं उतना, अभी तो हम सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट आती है वो इसका रेसिप्रोकल होती है, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। और सेंटीमीटर इनवर्स जो यूनिट होती है वो होती है वेव नंबर की यूनिट। और ये हमारे पास इंटेंसिटी है आप मान लो, या इसमें हम एब्जॉर्प्शन का जो रेट है उसको मान लें। तो यहाँ पर इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से कुछ इसमें पीक्स दिखाई पड़ते हैं, ये इसका ग्राफ आता है। तो ये जो हमारे पास इंटरफेरोग्राम का आउटपुट आया, इस इंटरफेरोग्राम के आउटपुट को जब फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ
एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन का है, तो ये वेव नंबर मिलेंगे। वेव नंबर जो होता है अगर इसको हम डिनोट करें न्यू बार से, तो न्यू बार जो होता है वो होता है न्यू बाई सी। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी। तो आप सी मालूम है, आपको यहाँ ग्राफ से न्यू बार मिल जाएगा, यू विल गेट न्यू फ्रिक्वेंसी। और फॉर्मूला मालूम है कि सी इज इक्वल टू न्यू टाइम लेमडा। तो यहाँ से अगर आपको न्यू मिल गया देन यू कैन कैलकुलेट द, इसका रेसिप्रोकल ले लो ना, इतना डिटेल करो। ये आ गया जो कुछ, और तो ये हो गया 1 बाई लेमडा। तो यहाँ से आप लेमडा को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो वेवलेंथ किस रीजन में है, मिड, फार, डीप, जो भी इंफ्रारेड में है, उस हिसाब से हम उस मॉलिक्यूल के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की, उसकी सिमेट्री के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। और यहाँ या फिर आज की डेट में हम इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म इनबिल्ट होता है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी या स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जो हमने ये फूरियर ट्रांसफॉर्म जो वर्ड टर्म इस्तेमाल किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ओके, सो फूरियर ट्रांसफॉर्म को समझने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि मैथमेटिक्स में आपने टेलर सीरीज पढ़ा होगा या सुना होगा। टेलर सीरीज क्या होती है? टेलर सीरीज क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस, क्यों उसको हम मान रहे हैं? सो लेट अस डिस्कस द फूरियर सीरीज या फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब आपस में ही सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जरा सा मैं पहले टेलर के बारे में बात कर लेता हूँ। टेलर का क्या है? जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा कर्व। क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह से डबल पोटेंशियल वेल कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो खैर हमारे पास इस तरह का एक टर्म है। अच्छा, ये जो टर्म है, इस अब बाय ट्रेसिंग ऑफ कर्व आप हर तरह के पॉलिनोमियल को एक कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स से एक जानकारी है हमारे पास। तो इस कर्व का जो सपोज हम इसको x कुछ ले लें, पैरामीटर लें, तो fx जो है वो हो जाएगा x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फोर्थ ऑर्डर का हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक कर्व है। टेलर क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं कि हम इस तरह के जो कर्व्स होते हैं, इन कर्व्स को डिफरेंट ऑर्डर के ये जो टर्म है इनकी सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये मतलब ये उनका ये कहना था कि आप फंक्शंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हो बाय असेंबलिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन लिटिल बिट अनदर वे। सपोज हमें a लिखना है, जैसे ये हमें a लिखना है। सो दिस a कैन बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। सपोज इस a को ड्रॉ करने में हमने सिर्फ 4 डॉट इस्तेमाल किए। सो अगर ये नहीं कहा गया कि ए बना रहे थे, देन यू हैव नो आइडिया कि क्या कर रहे हैं। हमें तो हम कहेंगे भाई इसको हम इससे ऐड कर दें, देन इसको ऐड कर दें, देन इसको ऐड कर दें, तो इनको इस्तेमाल करता हुआ कुछ बन गया हमारे पास। ओके, लेकिन अब मैं थोड़ा और डॉट इस्तेमाल करूंगा। तो जब हम इसमें डॉट की संख्या धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जितने हम डॉट बढ़ाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे हमारी पिक्चर उतनी ही क्लियर हो जाएगी। तो हम कहें कि हम किसी भी तरह का शेप, किसी भी तरह का आकार, किसी भी तरह की चित्र हम डॉट की हेल्प से बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डॉट को यूज करके आप किसी तरह का ड्रॉ कर सकते हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम उसको इस तरह के टर्म्स के डिफरेंट ऑर्डर के जो टर्म है उनकी सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने एक सीरीज लिखी है fx, उसमें केवल एक्स स्क्वायर का टर्म रखा, इस तरह का टर्म रखा, तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रखोगे तो उसका ड्रॉ करोगे, तो वो ये जो आपका कर्व है उसके इस हिस्से को बिल्कुल सही तरीके से बता देगा। तो जब आप अपने फंक्शन में ये रखोगे तो इस फंक्शन के एक्चुअल ग्राफ में इतना हिस्सा तो आपने एक्सप्लेन कर दिया।
लेकिन फिर जैसे ही इसके अंदर फिर आप टर्म x पावर 4 वाला डालोगे तो वैसे ही ये जो ग्राफ है ये अपने आप घुमाएगा, इस तरह से चला जाएगा और यहाँ से कर्व घूमेगा, इस तरह से चला जाएगा। तो जब आप इस तरह से टर्म्स और भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, अगर इसको हम इस तरह से डिनोट कर दें, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को डिनोट कर दें, देन वी हैव टू ऐड, मतलब प्लस माइनस साइन के साथ हमें और टर्म ऐड करने पड़ेंगे। तो वो जो टर्म ऐड करोगे तो वो इस ग्राफ को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से आप एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है जब आप मैथमेटिक्स करना शुरू कर देते हैं ठीक ठाक, जहाँ पे हम कौन से टर्म को ऐड करें, किस तरह से उसको एडजस्ट करें कि हमारा ग्राफ उसको अप्रोच करना शुरू कर दें। लेकिन अब देखो, अब अगर हम साइन का कर्व ले लें, सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है, तो साइनोसॉइडल ग्राफ होगा तो जब एक्चुअल जो फूरियर सीरीज होती है तो फूरियर सीरीज में कुछ डेरिवेटिव वाले टर्म होते हैं, एफ डैश, एफ डबल डैश, इस तरह के कुछ टर्म्स होते हैं, डेरिवेटिव्स भी वहां पर होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म लोगे देन आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे ये, देन और डेरिवेटिव लोगे तो देन आप कोई क्यूबिक सा कुछ लोगे, तो क्यूबिक लोगे तो आपके पास इस तरह के रूट बन जाएंगे, यहाँ 3 जगहों पे कट रहा होगा। फिर और कॉम्प्लिकेटेड टर्म लोगे, तो फिर इसको एक्सप्लेन करने की आप कोशिश करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, टेलर की बात सही है, टेलर ने कहा था वो सही है कि हम किसी इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शंस को इस तरह के अलजेब्रिक सम या प्लस माइनस की सीरीज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन जो जैसे साइन कॉस वगैरह हैं, इनको अगर हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना चाहें देन वी गेट अ प्रॉब्लम, तो हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है। अब इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास भी फूरिये की बात आती है। फूरिये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरह के फंक्शन हैं तो उन फंक्शन को आप साइन और कॉस के सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आपके पास जैसे कोई फंक्शन है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, इसी को हम मान लें कोई जनरली कोई फंक्शन ले, जस्ट कुछ नाम ले उसमें, तो उसमें हम कोई कोफिशिएंट माने, देन हम किसी कोफिशिएंट के साथ साइन मान लें विद सम फ्रिक्वेंसी, देन एक दूसरा कोफिशिएंट माने, फिर एक और साइन मान ले, फिर सम सपोज हायर फ्रिक्वेंसी, देन उसमें कुछ कॉस के टर्म मान ले, प्लस माइनस की चॉइस हम कर सकते हैं, इसमें कॉस के टर्म भी रख सकते हैं, साइन के टर्म भी रख सकते हैं। तो फूरिये का कहना ये था कि आप किसी भी तरह के टेढ़े मेढ़े इस तरह का फंक्शन अगर आपके पास हो, देन विद द हेल्प ऑफ द साइन एंड कोसाइन सीरीज विद द एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स आप आराम से उस पूरी सीरीज को, उस पूरे फंक्शन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी तरह का फंक्शन हो। इवन आगे आप जाओगे, जब फूरिये ट्रांसफॉर्म आप पढ़ते हो तो फूरिये ट्रांसफॉर्म जो होता है वो असल में फूरिये ट्रांसफॉर्म जो होता है वो फूरिये सीरीज का एक एक्सटेंशन है। फूरिये ट्रांसफॉर्म में हम क्या कहते हैं, फूरिये ट्रांसफॉर्म में हम लोग एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं e⁻i⁻, हम एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं फूरिये ट्रांसफॉर्म में। अब ये एक्सपोनेंशियल असल में क्या है, अरे भाई ये एक्सपोनेंशियल असल में एक सर्किल को डिनोट करने वाला एक सिंबल है। कैसे, चलो भाई देख लेते हैं कैसे। e⁻i⁻ है तो cos थीटा प्लस i sin थीटा ये होता है, सब लोग जानते हैं, आयलर की बड़ी मशहूर फॉर्मूला है ये। अब जरा हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमने एक रियल एक्सिस ले ली, एक इमेजिनरी एक्सिस ले ली। तो रियल एक्सिस पे क्या है, रियल एक्सिस मान लो इसको हम डिनोट करें तो ये हो गया cos, और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर हमें जाना है तो ये हो गया साइन। और साइन और कॉस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। कैसे जानते हो, जब डिकम्पोज करते हो, जब करते हो तो मान लो कोई वेक्टर है, पॉइंट P है, R है, तो ये जो थीटा है तो यहाँ होता है R cos थीटा जो कि अलॉन्ग x होता है, और ये होता है R sin थीटा जो कि अलॉन्ग y होता है। तो यहाँ देखिए ना दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को पाना चाहें तो हम क्या करें, यहाँ पर इस तरह से एक R ड्रॉ कर दें और उस R को एक चाप के रूप में, एक R के रूप में ड्रॉ कर दें। तो अगर R के रूप में आप ड्रॉ कर दोगे तो आपका मतलब है कि आपने ये जो टर्म है ये e⁻i⁻ आपने यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो जो e⁻i⁻ है जो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम उसको अप्रोप्रिएट थीटा को 0 से 360 तक रोटेट कराएं देन इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सर्किल। और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंट टाइप के सर्किल्स के फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ये कहता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सपोज एक सिग्नल है, इस तरह का एक सिग्नल है। अब आपने क्या किया, इस पूरे सिग्नल को आपको नहीं मिल रहा, आप उसे कुछ सैंपल ले रहे हो, T1 पे आप सैंपल ले रहे हो, T1 पे, T0 पर, T2 पर, T3 पर, इस तरह से आपके पास कुछ सैंपल मिल रहे हैं। अब आप क्या करो, ये जितने भी आपके पास मिले हैं, ये T0, T1, T2, ये सारे आपके पास कुछ सैंपल जो आपने इसके सैंपल लिए हैं। फिर आप क्या करें, आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म आप कर दोगे तो आपके पास मान लो आ जाएगा T0 कैप, T1 कैप, T2 कैप, और इस तरह से तुम्हारे पास एक बेसिस बनी। फिर हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तुम्हारे पास एक नए तरह के कुछ टर्म आ गए, और इन टर्म को हम फूरियर कोफिशिएंट कहते हैं, फूरियर कोफिशिएंट कहेंगे। अब क्या फायदा है, अब फायदा ये होने वाला है कि अगर हम कुछ साइन और कॉस के टर्म ले लें, तो जैसे मान लो अगर हमें तो सिर्फ सैंपल मालूम थे, सपोज मतलब ये एक्चुअल सिग्नल थी, लेकिन हमें एक्चुअल सिग्नल नहीं मालूम था, हमें इस तरह के कुछ कोफिशिएंट, कुछ सैंपल मालूम थे, T0 पे, T1 पे, T2, T3 पे, हमने कुछ उसके पार्ट देखे। जैसे मान लीजिए आपके पास फर्नीचर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फर्नीचर है, आपने नहीं देखा उस फर्नीचर का क्या कैसे है। वो फर्नीचर मान लो 50 पार्टों से मिलकर बना है, तो उस फर्नीचर को बनाने में 50 पार्ट इस्तेमाल होते हैं। अब क्या हुआ कि आपको सिर्फ कुछ उसके पार्ट दे दिए गए, पाया दे दिया गया, हैंडल दे दिया गया, पीछे का बैक सपोर्ट वाला दे दिया गया, और इस तरह कुछ गिने चुने आपके पास आ गए, और आपसे कहा गया जरा इमेजिन करके बताओ, कम से कम ड्रॉ करके ही बताओ कि ये जो आपका फर्नीचर जिसके हमने पार्ट आपको दिए हैं ये कैसा रहा होगा। तो आप कहोगे ये इज इम्पॉसिबल, आप मुझे जब तक पूरे कंपोनेंट नहीं दोगे देन मैं उनको जोड़ नहीं पाऊंगा, जब तक जोड़ नहीं पाऊंगा तब तक कैसे बता सकते हैं आपको कि किस तरह का ये फर्नीचर रहा होगा। बट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा नहीं कहता, वो कहता है नो, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ सैंपल टाइप ऑफ थिंग देन फूरियर ट्रांसफॉर्म करिए, फूरियर कोफिशिएंट निकालिए, और फिर क्या करना है, इन फूरियर कोफिशिएंट के साथ साइन के टर्म या कोसाइन के टर्म, इनको आप यूज करिए, फिर उन सबको सम करिए, देन फाइनली यू विल गेट दिस कर्व। समझ पा रहे हैं ना? वो क्या कर रहे हैं कि उस जो भी हमने सैंपलिंग ली है उन सैंपल के हिसाब से उसकी बेसिस का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद फूरियर कोफिशिएंट आएंगे। फूरियर कोफिशिएंट को हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, उनको साइन कॉस के साथ यूज करेंगे, उनको सम करेंगे, एंड देन वी गेट द होल जो ये हमारा सिग्नल है उसको हम, ये वेव है उसको हम यहाँ पर निकाल ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो विद फ्यू इन्फॉर्मेशन, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ हम ये बता रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में कि हम पूरी चीज को रिकवर कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, मतलब अगेंस्ट तो कॉमन सेंस आप कह सकते हो ये बात है, बट ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की ब्यूटी है कि वो आपको इस तरह की सहूलियत देता है कि आप सैंपल से इस तरह कर सकते हो। तो चूंकि यहाँ हमारे पास ये डिस्क्रीट सैम्पलिंग है, इसीलिए इसको डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और ये मैथमेटिकली बड़ा रिगरस प्रोसेस है। आपको हर बेसिस के साथ फिर रख करके सारे साइन फंक्शन ट्रायल करने पड़ते हैं, देन फिर आपको एक और फंक्शन रख करके फिर पूरा ट्रायल करना पड़ता है। देन वी गेट अ वेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स ऐसे बनती है जिसमें एक तरफ हमारे पास ये T0, T1 ये सारे टर्म होते हैं। देन वी गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि उनके सीरीज के फॉर्म में बनती है। देन वी गेट दिस T0 कैप, T1 कैप एंड ऑल दिस थिंग। अब ये जो इतनी बड़ी मैट्रिक्स बनती है इसको फिर हम कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब इसका एक और तरीका है, इस पूरी प्रोसेस को फास्ट करने का एक तरीका है जिसमें कि हम कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए पर्टिकुलरली वो इम्पोर्टेंट तरीका है, और वो जो तरीका है उसी को हम नाम देते हैं फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड। तो आप ये मान लीजिए फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड इज नथिंग बट इट इज द फास्ट प्रोसेस, फास्ट कंप्यूटेशनल प्रोसेस टू परफॉर्म द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड। इसको अप्लाई करने का एक फास्ट तरीका है। सो अब उसके बारे में डिटेल की कोई मुझे नहीं लगता कितनी अभी ज़रूरत है इस नैनो साइंस के कोर्स में। तो दिस इज अबाउट द स्पेक्ट्रोग्राफ एंड IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। और जो हम लोग बात करें फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो I think this is not the right platform to discuss all those things. I am trying to
make some more videos on mathematical physics. I would love to discuss these topic in mathematical physics. तो उसमें जब हम लोग बात करेंगे mathematical physics में, then we will discuss in detail कि क्या है Fourier transform, किस तरह से काम करता है, और जो हमने कहा सर्किल से मिलके सर्किल से ग्राफ बने होते हैं उनका क्या मतलब है, तो we will discuss वहाँ पर. So I think you will get enough information. So have a nice day.